पहले बात क्रिकेट की पिच से। पाकिस्तान को मिले सबसे बड़े दर्द की। टीम इंडिया से मैच हारने के बाद ट्रॉफी चोर नकवी स्टेडियम से मुंह छिपाकर भागे और अब खबर है कि शर्मनाक हार से शहबाज शरीफ भी सदमे में चले गए। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बेइज्जती के साथ साथ उनके हुक्मरानों का शर्मिंदा करने वाला स्कोर कार्ड भी है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफी ड्रामा किया और नखरे दिखाए, लेकिन उसे आईसीसी के सामने झुकना पड़ा और भारत से क्रिकेट मैच खेलना ही पड़ा। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान को रनों के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हार मिली। इस हार के बाद पाकिस्तान के अवाम का आक्रोश चरम पर पहुंच गया और उनके निशाने पर न सिर्फ टीम इंडिया के खिलाड़ी थे बल्कि मोहसिन नकवी से लेकर शाहबाज, टीम पाकिस्तान के खिलाड़ी थे बल्कि मोहसिन नकवी से लेकर शाहबाज और मुनीर को काफी कोसा गया। पाकिस्तानी फैंस के ये ड्रामेटिक रिएक्शंस आपको जरूर देखने चाहिए, लेकिन पहले ये देखिए पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाले वो तीन कैरेक्टर जिनकी हरकतों ने देश को शर्मिंदा कर दिया। पहला नाम है पीसीबी चेयरपर्सन और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। ट्रॉफी चोर भी कह सकते हैं इन्हें। आपको याद होगा एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गए। इन्होंने मैच से पहले कहा था कि हम आईसीसी से नहीं डरते हैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को तो आप जानते ही हैं, वो तो बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन भारत से मैच हारने पर वो मुंह छुपाकर कोलंबो के स्टेडियम से भाग निकले। दूसरा नाम है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। उन्होंने मैच से पहले बयान दिया बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम को भारत से मैच खेलना ही पड़ा। और मजे की बात यह है कि मैच शुरू होते ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शहबाज शरीफ ने शुभकामनाएं भी दी। तीसरा नाम है फील्ड मार्शल असीम मुनीर का। उन्होंने मैच से पहले तो दबाव में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मैच हारने के बाद मुनीर ने शहबाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुनीर ने अपने मैसेज में कहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये पीसीबी की नाकामी की वजह से हुआ है। मतलब खेल छोड़कर पाकिस्तान का फोकस हर चीज पर था और यही वजह है कि भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हो गया। फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। ये उन पाकिस्तानियों का दर्द है जिनके जज्बात से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी खेले और जब मुकाबले की बारी आई तो सलमान अली आगा की टीम ने इतिहास की सबसे शर्मनाक हार से उनका दिल ही तोड़ दिया। अगर उनके हुक्मरानों ने इतनी राजनीति ना की होती तो शायद वो ये हार पचा भी लेते, लेकिन इतनी सियासत होने के बाद वो पूरी तरह टूट गए। पहले मोहसिन नकवी की हरकत देखिए। पहले बड़ी बड़ी बातें की थी और जब हार बेहद करीब थी तो आखिरी विकेट गिरने से कुछ समय पहले भाग गए। ये वो नकवी हैं जो पहले एशिया कप की ट्रॉफी चुराकर भागे थे, अब नजरें चुराकर भागते दिखाई दिए। यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नकवी की इस हरकत पर पूरा पाकिस्तान उन्हें कोस रहा है। अब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये बयान सुनिए। अगर कोई प्रधानमंत्री अपनी बात से पलट जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में उसकी बात का वजन कितना होगा। इसीलिए शहबाज के दुश्मनों ने इसका खूब जश्न मनाया। साफ है पाकिस्तान क्रिकेट आज उस दोराहे पर खड़ा है जहां ना तो पाकिस्तानी आवाम उसके साथ है और पाकिस्तानी खिलाड़ी तो अपने प्रदर्शन से बेइज्जती कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान को समझना होगा जब खेल को सियासत का हथियार बनाया जाता है तो इसमें नुकसान सिर्फ खेल का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। पाकिस्तान के लिए इस हार में एक मैसेज भी है। वो अपना इन्वेस्टमेंट आतंकियों की टीम बनाने में नहीं बल्कि खिलाड़ियों की एक अच्छी टीम बनाने में करे, जिसे रिटर्न के तौर पर उसे जीत नसीब हो। पाकिस्तान में नेताओं का फोकस बुलेट से ज्यादा बैट और बम से ज्यादा बॉल फेंकने की ट्रेनिंग पर होगा, तो शायद भविष्य में नतीजे बेहतर हो सकें। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी मीडिया की पाकिस्तान के हुक्मरानों को यही सलाह है। अब आपको पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती उसके अपने मुल्क से लेकर जर्मनी में म्यूनिख तक कैसे हुई यह दिखाते हैं। 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाकर और उनके वीडियो जारी कर बलोच लिबरेशन आर्मी ने
पाकिस्तानी सेना की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि मुनीर को सरेंडर करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल मुनीर की बेइज्जती की स्क्रिप्ट जर्मनी में भी लिखी गई। वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन गेट पर ही उनसे एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने आईडी मांगकर उनका सिक्योरिटी चेक कर लिया और सारा गुरूर चकनाचूर कर दिया। मतलब बड़े बेआबरू होकर मुनीर हर जगह से निकले। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आज से मुनीर की ऐसी बेइज्जती, वो भी घर में, कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह तस्वीर जारी करके मुनीर को आईना दिखाया। बता दिया कि पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक पीएलए के कब्जे में हैं। इन सैनिकों की रिहाई के बदले में बलोच कैदियों को छोड़ना होगा। पाकिस्तानी फौज को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और शर्त ना पूरी करने पर इन सैनिकों की जान लेने की धमकी भी दी। पीएलए ने इन 7 पाकिस्तानी सैनिकों को ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के समय ऑरेंज इलाके से पकड़ा था। इन सैनिकों ने मुठभेड़ के समय बलूच लड़ाकों के सामने सरेंडर किया था। सरेंडर करना पाकिस्तानी सेना की फितरत में है, लेकिन अब इन सैनिकों की जान बचाने के लिए मुनीर को एक और आत्मसमर्पण करना होगा। वो मुनीर जिन्होंने कुछ महीने पहले बलूच लिबरेशन आर्मी को धमकी दी थी, अकड़ दिखाते हुए कहा था कि 1500 लड़ाके पाक फौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ के समय मुनीर की उस धमकी को बखूबी याद रखा और जब 7 जवानों को बंधक बनाने वाली तस्वीर जारी की तो बैकग्राउंड में मुनीर का वही डायलॉग सुनाकर उन्हें आईना दिखाया। अंदरून मुल्क के अलावा आज से मुनीर की दूसरी घनघोर इंटरनेशनल बेइज्जती जर्मनी में हुई। वो वहां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही एंट्री गेट पर पहुंचे वैसे ही वहां मौजूद सिक्योरिटी अफसर ने उनसे उनका पहचान पत्र मांग लिया। मुनीर से पूछा, आपकी आईडी कहां है? अधिकारी ने उनके गले में लटक रहे आईडी कार्ड को ठीक से सामने की तरफ रखने के लिए कहा ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुनीर को इस इंटरनेशनल बेइज्जती से शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि देश हो या विदेश ऐसी फजीहत उनके लिए आम बात है। और अब बात करते हैं ईरान की। डेथ टू खमेनी। रात के अंधेरे में यह नारा तेहरान के कई इलाकों से गूंजता है। ईरान में कई लोग हैं जो सुप्रीम लीडर खमेनी को पसंद नहीं करते हैं। वो ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं। उन लोगों का यह फेवरेट नारा है और इसकी टाइमिंग तब है जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। ओमान की मध्यस्थता में मंगलवार को यह महत्वपूर्ण मीटिंग स्विट्जरलैंड में होगी, जिसके लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंच चुके हैं। इस बैठक में IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी भी होंगे, जिनके साथ अरागची अब से कुछ घंटे पहले मिल चुके हैं। 6 फरवरी को मस्कट में हुई वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी और उसी के तहत जिनीवा में मीटिंग होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी वार्ता इनडायरेक्ट होगी, यानी दोनों पक्ष अलग अलग कमरों में बैठेंगे। ओमान के विदेश मंत्री पहले एक पक्ष से बात करेंगे, फिर वो दूसरे पक्ष से बात करेंगे और फिर दोनों की बातचीत एक दूसरे को बताएंगे। लेकिन इस बातचीत से पहले धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। चाहे ईरान हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका, तीनों तरफ से चेतावनी का सिलसिला चल पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रात में अटैक के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि एक जगह ज्यादा दिन सोना सुरक्षित नहीं है, हमें खमेनी का ठिकाना पता है। इस पर खमेनी की तरफ से जवाब दिया गया है कि ट्रंप बातचीत के लायक ही नहीं है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शर्त रखी है कि ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद रवांची का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। इतनी धमकियों के बीच जिनेवा में मीटिंग रूम तैयार है। हालांकि इसके नतीजे क्या होंगे ये तो कल पता चलेगा या शायद बाद में। लेकिन ईरान में खमेनी के खिलाफ किस तरह आग भड़की हुई है, ये रिपोर्ट देखें। डेथ टू खमेनी। डेथ
टू द ट्रेटर IRGC, यानी गद्दार IRGC का नाश हो। IRGC मर्डरर्स मतलब हत्यारी IRGC। ये 3 नारे ईरान के शहरों में सुने जा रहे हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर के खिलाफ गुस्सा है, उनकी सबसे भरोसेमंद फौज के लिए आक्रोश है। रात के अंधेरे में ये आवाज गूंजने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खामनेई एंड टीम के खिलाफ ये पूरे मुल्क की आवाज है, बल्कि ये वो लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जिन्हें शाह रजा पहलवी का समर्थक माना जाता है। वो परिवार जिनका इस्लामी क्रांति से पहले ईरान पर शासन हुआ करता था। गली गली, शहर शहर ये नारे लग रहे हैं, आगजनी हो रही है। पश्चिमी ईरान के अब्दानान में प्रदर्शनकारियों ने IRGC अधिकारियों के घर पर धावा बोल दिया, उन अफसरों को टारगेट किया जिन्हें वो देश में हुए प्रदर्शन को बंदूक के दम पर कुचलने का गुनहगार मानते हैं। ईरान का दावा है कि खामनेई के खिलाफ चल रहे विद्रोह के पीछे अमेरिका का हाथ है। वो विद्रोह भड़काकर मौजूदा शासन को कमजोर दिखाना चाहते हैं ताकि तेहरान पर कंट्रोल किया जा सके। एक बार कंट्रोल का मतलब है परमाणु के साथ मिसाइल कार्यक्रम बंद और तेल सप्लाई पर नियंत्रण, जो ईरान को कतई मंजूर नहीं है। जिनेवा पहुंचे विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ईरान के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम समझौते का विषय नहीं है, इस पर कभी बातचीत नहीं होगी। ईरान की यही जिद इजराइल को पसंद नहीं आ रही। ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू ने ईरान से डील के लिए 4 शर्तें रख दी। पहली, संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर करना होगा। दूसरी, ईरान को अपना परमाणु ढांचा पूरी तरह खत्म करना होगा। तीसरी, मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच सके। और चौथी, प्रॉक्सी गुटों को समर्थन देना बंद करना होगा। जिनेवा मीटिंग से ठीक पहले जैसी शर्तें रखी जा रही हैं, जो चेतावनी दी जा रही है, उससे अमेरिका को भी समझौते के आसार कम ही लग रहे हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा है कि मिसाइल मुद्दे पर ईरान ने बात करने से साफ इनकार कर दिया है। वो सिर्फ न्यूक्लियर और प्रतिबंधों पर बात करने को तैयार है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो महाविनाश का प्लान बी भी तैयार है। इजराइल डायरेक्ट ईरान के मिसाइल प्लांट को टारगेट करेगा, जिसमें उसे अमेरिका का साथ मिल सकता है। जाहिर है, डील फेल होने की सूरत में अगर युद्ध हुआ तो अरब में महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, जिसमें मौके भी हैं और फिक्र भी है। इस वक्त भारत में दुनिया की सबसे बड़ी AI समिट हो रही है, जिसका नाम है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। 21वीं सदी के जिस दौर में कोई भी AI से दूर नहीं रह सकता, और AI से डरने का मतलब जैसे बिजली से डरना। बिजली के तार छुएंगे तो करंट लगेगा, लेकिन अगर बिजली से बल्ब जलाया गया तो अंधकार दूर होगा। यानी AI से दूरी बनाने से बेहतर है उसका इस्तेमाल करना। इसीलिए भारत में आयोजित इस AI समिट का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। सोचिए जरा इसका इंपैक्ट क्या होगा। 100 से ज्यादा कंपनियों के CEO शामिल हो रहे हैं। 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद होंगे। इसमें शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 300 एग्जीबिशन पवेलियन लगाए गए हैं। 600 हाई पावर वाले स्टार्टअप हैं। 13 देशों के AI पवेलियन मौजूद हैं, जबकि 30 से ज्यादा देशों की 300 कंपनियां अपने AI गैजेट्स और तकनीक दिखाएंगी। 70,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े एरिया में आयोजित होने वाले इस समिट में 25 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद है, और सिक्योरिटी ठीक वैसी जैसे G20 समिट में हुई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत AI की राजधानी बनने के लिए तैयार है? समझने वाली बात यह है कि भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल और सबसे सस्ता डेटा है, लेकिन भारत AI के जरिए मैन पावर को कम करने की नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर यानी सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे आप देसी AI पावर भी कह सकते हैं। दूर दराज के इलाके में बैठे आम लोगों को AI वाली शक्ति देना भारत का एजेंडा है। भारत AI की राजधानी बनने के लिए इसलिए भी तैयार है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, चीन के पास डेटा है और बहुत सस्ता चिप भी है, लेकिन हमारे पास डेटा भी है और डाइवर्सिटी भी है, साथ में टैलेंट पूल भी है। भारत में जब AI काम करेगा तो उसे समाज के हर तबके में काम करना होगा। ऐसा देखा भी जा रहा है।
इतनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी देश में नहीं है, इतनी भाषाएं कहीं नहीं बोली जाती हैं, लिहाजा एआई के देसी अवतार के लिए भारत एक बेहतरीन जगह हो सकती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े एआई एक्सपर्ट्स इस महामंथन में शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हो, इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसमें शामिल होने कल पहुंच रहे हैं। अब एआई बताएगा कि आने वाले दिनों में जैसे आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं तो वो टिकट कैसा होगा। तो ये हमारा वेट लिस्ट प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो परसेंटेज में दिखाता है। जैसे इस टिकट पे कंफर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 13% है, यहाँ पर 78% है। तो डेफिनेटली पैसेंजर 78% वाले टिकट को बुक करना चाहेगा। गीता का ज्ञान अगर चाहिए तो वो भी एआई समिट में आपको मिल रहा है और उसके लिए भी तमाम तरह की तकनीकें यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई और सवाल किया कि एकाग्रता के बारे में आपको कृष्णा ने क्या सिखाया, तो अब आप यहाँ पे फिर से अर्जुन प्रकट होंगे और यहाँ पे बताएंगे कि एकाग्र क्या है और तमाम तरह की चीज़ें क्या है। एआई समिट में कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट दिखाए जा रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। जो पूची है इसका काम है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैमरास लगे हुए हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये कैमरा सेंसर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख रहा है और यह बताएगा कि किस तरीके से अगर कोई गैस लीक हो रही है या किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ये तमाम तरह की चीज़ें एआई बताएगा। अब टाटा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसमें आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कार चलेगी। तो ड्राइवर जो है बायोमेट्रिक से वहाँ पे एक ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथेंटिकेट करने के बाद ये अब ये स्टार्ट हो गया। अब आप समझिए, अब सामने में आप देख रहे हैं और गाड़ी चलनी शुरू हो रही है। मसलन कि अगर आपको सीधा जाना है तो आप इसको सीधा बोलेंगे कि मुझे स्ट्रेट जाना है। दिल्ली में फॉग में आपको कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे में गाड़ी खुद बताएगी कि आप इतने स्पीड पे चलाइए या रुक जाइए क्योंकि आगे फॉग है। एआई ने जितनी तेजी से दुनिया को बदला है उससे हर किसी की को यह एहसास है कि एआई में निवेश करना है, यह जरूरी है। यही कारण है कि ग्लोबल एआई मार्केट करीब 288.8 अरब डॉलर का हो चुका है। अमेरिका ने अकेले 109.08 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन ने करीब 9.29 अरब डॉलर के निवेश की तैयारी की है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चीन थोड़ा थोड़ा लीड ले रहा है क्योंकि चीन इसके एप्लीकेशन पर फोकस कर रहा है और अमेरिका टेक्नोलॉजी पर। भारत ने 1.16 अरब डॉलर का निवेश किया है। एआई मार्केट में 39% हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट की है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज एआई दुनिया में हर छठे इंसान की समस्या सुलझा रहा है या सुलझा सकता है आने वाले समय में। एक्सपर्ट्स का दावा है कि दुनिया की 50% नौकरियों पर एआई का असर पड़ेगा, साथ ही ये 50% नए रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी गोल्डमैन सैक का यह दावा है कि अगर एआई का ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो लगभग 6 से 7% नौकरियों पर असर पड़ेगा। वर्ष 2023 में हुए रिसर्च के मुताबिक करीब 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स के बराबर काम प्रभावित हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म होंगी, जबकि 6 करोड़ 90 लाख नए जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। मैकिन्सी के अनुमान है कि एआई के कारण 2030 तक 30% काम के घंटे ऑटोमेट हो सकते हैं, यानी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि 100 में से 30 घंटे का काम खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा। उसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। और चाइना में तो ऐसा हो भी रहा है। कई जगह डार्क फैक्ट्रीज में काम होता है अंधेरे में। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो एप्लीकेशन को फोकस कर रहा है। अगर एआई की खतरे की बात करें तो एंट्री लेवल जॉब्स पर खतरा है, जैसे डेटा एंट्री, टेलीकॉलर जॉब्स, ट्रांसलेटर, भाषा आधारित नौकरियां, रूटीन राइटिंग जॉब्स, सामान्य अकाउंटिंग और ऑडिट, डिजाइनिंग वर्क, आईटी सेक्टर में एंट्री लेवल वर्क। वैसे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आईटी में जॉब खत्म होने से ज्यादा जॉब के तरीके बदलने का खतरा है। जो एआई को एडॉप्ट कर लेगा उसे इसका फायदा नहीं होगा, उसे इसका फायदा होगा नहीं तो नौकरी पर खतरा रहेगा। एआई की एंट्री से अब डेटा एंट्री ऑपरेटर से डेटा क्यूरेटर बन जाएगा, यानी पहले काम था दिन भर फाइलों में नाम पता टाइप करना, यानी डिजिटल मजदूरी।
अब एआई ये काम पलक झपकते ही कर लेगा। जूनियर कोडर से प्रॉम्प्ट इंजीनियर, पहले रात भर कोड की हजारों लाइनें लिखी जाती थी, अब एआई टूल्स खुद कोड लिख रहे हैं। ऐसे में नई भूमिका होगी प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, जिसे एआई को सही से कमांड देना होगा। कॉल सेंटर से चैटबॉट आर्किटेक्ट, पहले हेडसेट लगाकर दिन में 100 बार एक ही सवाल का जवाब देते थे, अब चैटबॉट्स बेहतर जवाब दे रहे हैं, लेकिन चैटबॉट आर्किटेक्ट चाहिए जो एआई को देसी टच दे सकें। बैंक क्लर्क से एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट, पहले पासबुक एंट्री और छोटे लोन वगैरह चेक करने का काम था, अब एल्गोरिदम्स खुद कुछ ही सेकंड में बता देते हैं कि किसे लोन देना है और किसे नहीं। ग्राफिक डिजाइनर से एआई विजुअल डायरेक्टर, पहले फोटोशॉप पर घंटों बैकग्राउंड हटाना, छोटी मोटी सजावट करना, अब एआई टूल्स एक लाइन लिखने पर पोस्टर बना देते हैं। इसीलिए नई भूमिका एआई विजुअल डायरेक्टर की है। इसमें एआई को विजन देने का काम करना होगा। वैसे एआई की दुनिया में कुछ नौकरियां ऐसी भी होंगी जो काफी सुरक्षित रहेंगी, जैसे इंसानों की देखभाल, इंटरैक्शन आधारित काम, कंस्ट्रक्शन, फील्ड वर्क। एआई के दौर में ये सुरक्षित रहने वाले हैं। एआई के कारण एंट्री लेवल जॉब्स खत्म हो रहे हैं या फिर उनका तरीका बदल रहा है। इसमें आईटी सेक्टर्स के जॉब को सबसे ज्यादा खतरा है। ये परेशानी उनके मार्केट शेयर में भी देखने को मिल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। पिछले 15 दिनों में, यानी कि सिर्फ फरवरी में, भारत का आईटी इंडेक्स करीब 15% गिर चुका है। 13 फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते में टीसीएस और इन्फोसिस करीब 9% गिर चुके हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनियों के शेयर एक महीने में 20% तक गिर चुके हैं। अब सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों है? इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक नया एआई टूल है। निवेशकों को लग रहा है कि यह टूल सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए कड़ी चुनौती बनेगा और इससे उनकी भविष्य की कमाई यानी रेवेन्यू पर बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली में हो रही यह समिट जितनी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा ग्लोबल साउथ के लिए भी अहमियत रखती है। अभी तक 3 एआई समिट हो चुकी हैं, जिनमें 2 यूरोप के देश थे, लेकिन ग्लोबल साउथ में भारत पहला देश है जहां इसका आयोजन हो रहा है। यह बदलती दुनिया में भारत की नई डिजिटल कूटनीति का असर है। यह समिट भारत के टेक लीडर बनने के सपने के रास्ते बना सकती है। अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। वहां 2 इतिहास पुरुष को लेकर जोरदार सियासी टक्कर हो रही है। खास बात यह है कि इस टकराव में हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी है और सभी राजनीतिक दलों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मर्यादा की सीमाएं टूट रही हैं। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की, जिन पर महाराष्ट्र में राजनीतिक तलवारें खिंच गई हैं। टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारे में हीरो या गद्दार वाली बहस चल रही है। असल में इस विवाद की शुरुआत मालेगांव महानगर पालिका से हुई। वहां की डिप्टी मेयर निहाल अहमद ने अपने कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी तो समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन इसके बाद वहां बवाल हो गया। डिप्टी मेयर के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने पर शिवसेना शिंदे गुट ने आपत्ति जताई। विरोध के बाद तस्वीर हटा दी गई, लेकिन मामला थमा नहीं। इसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने इसी विवाद के बीच एक बड़ा बयान दिया। कहा कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने जब ये तुलना की तो एक महानगर पालिका से शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी पूरे राज्य में फैल गई। पुणे में उनके इस बयान का खतरनाक असर दिखा। बीजेपी ने कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, हाथापाई और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई। पुणे के बाद लातूर और जालना में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। वहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पुतले बनाकर नारेबाजी की, सार्वजनिक माफी की मांग की। पुलिस को हस्तक्षेप कर हालात काबू में करना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हर्षवर्धन सबकाल के बयान की निंदा की। कहा टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया था। मंत्री नीतीश राणे ने सबकाल को बहस की चुनौती दी। कहा कि शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती। विवाद पर उद्धव गुट की यूबीटी की प्रतिक्रिया भी आई। बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि टीपू सुल्तान के मुद्दे को धार्मिक रंग देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है। इस बीच हर्षवर्धन सबकाल भी सामने आए और उन्होंने कहा कि जब कुछ गलत कहा ही नहीं है तो माफी क्यों मांगूंगा। महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर हालात आज भी तनावपूर्ण थे। दादर स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त दिखा।
अब आपको टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर छिड़ी सियासी लड़ाई पर यह न्यूज रील दिखाती है। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे आणि एक स्वराज्य नावाचा त्यांनी जो ज्या पद्धतीने एक विचार दिला आहे, अगदी त्यांच्याच मांडेआळीमध्ये त्याच्यानंतर त्यांच्या बऱ्याच कालावधी लोटल्यानंतर त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी उनको शर्म आनी चाहिए और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन क्या देश में और महाराष्ट्र में और कुछ मुद्दा ही नहीं है? कभी औरंगजेब निकालेंगे, कभी अफजल खान निकालेंगे, कभी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। जिसने इस भूमि इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो बहुत बड़ी पहल इस जैसे औरंगजेब टिप्या इन जैसे लोगों ने की थी, उनको आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कैसे उनका तुलना या उनको कंपैरिजन कर सकते हैं? मेरा स्टेटमेंट जो है उसमें माफी मांगने जैसा क्या है ये पहले वो बताए। मैंने शिवाजी महाराज का आदर्श टीपू सुल्तान ने लिया, ये मेरे बयान में पीछे लेना चाहिए कि हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक है, उस पर बोलना चाहिए। तो पहले क्या बोलना चाहिए तो बोलो। फिक्र में बात एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के उस साझा सपने की जिसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए और खासतौर पर वाराणसी को बदल डाला। लेकिन अब उस सपने को व्यावसायिक हितों के लिए चोट पहुंचाने की कोशिश है, जिसका विरोध हो रहा है। वाराणसी में 150 साल पुरानी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि जिस जमीन पर छात्राओं का हॉस्टल बनना चाहिए था, वहां अब एक आलीशान 3 स्टार होटल खड़ा किया जा रहा है। इस जमीन पर व्यावसायिक निर्माण को लेकर काशी में भारी विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चलाती है, जिनमें एक है वसंत महिला इंटर कॉलेज। विवाद इस कॉलेज से जुड़ी 16 बिस्वा जमीन को लेकर है। यह जमीन मूल रूप से गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित थी, लेकिन अब इसे दयाल ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। दयाल ग्रुप यहां 65 कमरों वाला एक 3 स्टार होटल बना रहा है। इसे लेकर काशी में जबरदस्त विरोध है और मामला यूपी विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक और बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार काशी की धरोहर से खिलवाड़ कर रही है और एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय की तपोभूमि पर व्यावसायिक हितों को तरजीह दे रही है। 21 फरवरी को इस होटल निर्माण के खिलाफ एक बड़ा धरना भी होने वाला है। दयाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से 65 कमरों वाला यह 3 स्टार होटल पिछले 9 महीनों से बन रहा है। इसके निर्माण में अभी और 12 महीने का काम बाकी है। दयाल ग्रुप का कहना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और दयाल ग्रुप के बीच हुए समझौते के बाद होटल का निर्माण हो रहा है। सोसाइटी की जमीन हमने लीज पर ली है और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद यहां ये काम हो रहा है। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। पहले भी यह जगह पोस्ट ऑफिस और प्रिंटिंग प्रेस को दी जा चुकी है, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस लीज से संस्था को अतिरिक्त आय होगी, जिससे हम शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकेंगे। आपको बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी फिलहाल 4 शैक्षणिक संस्थाएं और गर्ल्स हॉस्टल चला रही है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या संस्था को चलाने के लिए शिक्षा की जमीन पर होटल बनाना ही एकमात्र विकल्प था? इस मामले में जो टकराव हो रहा है उसमें दोनों पक्षों की आवाजें सुनेंगे, फिर इस मामले की और पर्दे खोलेंगे। वाराणसी का ऐतिहासिक कामाख्या परिसर, जहां पर अब आरोप लग रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो महिलाओं के लिए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किए गए थे, छात्रावास स्थापित किए गए थे, अब वहां पर अवैध रूप से होटल का निर्माण होगा। ये हमारे नियम के अंतर्गत बन रहा है, हमारी जमीन पे बन रहा है। इस पर किसी और का कोई भी
दखल खारिज कुछ नहीं है। जहाँ ये होटल बन रहा है वो जमीन में स्कूल का कोई दखल नहीं है और सबकी बाउंड्री अलग अलग है। ट्रस्ट बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? ट्रस्ट बनाने के पीछे तो उस समय तो ये तो होगा नहीं कि इसको बेचा जाएगा। तो ये अपने आप में गलत, घटिया और गंदा काम है और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह की ट्रस्ट के लोगों ने जो काम किया है उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। ये जो 30 साल के लिए लीज एनी बेसेंट जी की संस्था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आज के इसके प्रबंधकों द्वारा दिया जाना थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित 1857 का जो सिद्धांत और उद्देश्य है उसके एकदम विपरीत है। जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गोहिल है, वो किस अर्थों के आधार पर एक होटल जो अय्यासी का भी अड्डा होगा जिसमें पब होंगे, बार होंगे, तमाम तरह की गतिविधियां होंगी। आलीशान होटल का निर्माण आप वहाँ जाएंगे तो 60% होटल निर्मित हो चुका है। और सरकार को भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कर रही थी? कितने दुर्भाग्य की बात है, जहाँ मतलब बनारस एक समय शिक्षा का गढ़ था, तो ये सरकार शिक्षा को एक तरीके से मिटाना चाहती है और पूरी बच्चों के हाथ में देना चाहती है। पूरा विपक्षी दल एक तरीके से इस आंदोलन को उठाएगा। इस मामले में राजनीतिक एंगल भी है। जो दयाल ग्रुप ये होटल बना रहा है उसका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। राजेश सिंह दयाल यूपी बीजेपी के प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। वो रियल एस्टेट, दवाइयों और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के बड़े व्यवसायी हैं। ये दयाल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दयाल पैराडाइज, दयाल गेटवे और दयाल बाग जैसे होटल और रिसोर्ट चलाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कैफे चलाते हैं, संचालित करते हैं। यानी अब एक तरफ 150 साल पुरानी विरासत और एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत शिक्षा की ज्योति जलाई गई, तो दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता और व्यवसायी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत होटल बन रहा है। ये दो ड्रीम प्रोजेक्ट्स की टक्कर है। जिस जमीन पर यह होटल बन रहा है वो वसंत कन्या महाविद्यालय की है। इसे वसंत कन्या महाविद्यालय पीजी कॉलेज या वीकेएम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी में स्थित एक महिला महाविद्यालय है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त है। वसंत कन्या महाविद्यालय की स्थापना डॉक्टर रोहित मेहता ने 1954 में की थी। डॉक्टर मेहता डॉक्टर एनी बेसेंट से प्रेरित थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की। यह महाविद्यालय बेसेंट एजुकेशन फेलोशिप द्वारा संचालित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल H.S. ऑलकॉट ने की थी। 1882 में इसका मुख्यालय चेन्नई स्थानांतरित किया गया था। अब सवाल यह है कि 1875 में शुरू हुई एक ग्लोबल संस्था और 1954 में स्थापित एक महिला कॉलेज की जमीन आखिरकार 2024-25 में एक होटल के लिए क्यों देती गई? फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बिल्ली की जिसकी ब्रिटेन की राजनीति में काफी चर्चा हो रही है। तस्वीरों में जिस बिल्ली को आप देख रहे हैं उसने एक दिन पहले 15 फरवरी के दिन वो कीर्तिमान बनाया है जो अपने आप में अनोखा है। दुनिया भर के मीडिया में इसे खास जगह दी जा रही है। इस बिल्ली का बायोडेटा जो है वो काफी वजनदार है। पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसका नाम है लैरी द कैट। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहती है। ये ब्रिटिश पीएम के घर में चीफ माउजर के पद पर तैनात है। लैरी द कैट का काम पीएम आवास में चूहे पकड़ना है। इसकी उपलब्धि यह है कि इसने कल यानी 15 फरवरी को ब्रिटिश पीएम के घर में 15 वर्ष पूरे कर लिए। वहां के पीएम अपने घर में 15 वर्ष पूरे नहीं कर पाते। खैर, और 15 वर्षों में 6 प्रधानमंत्री ये देख चुकी है। ओके, आखिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घर में इसकी पोस्टिंग कैसे हुई, इस रिपोर्ट में देखें। तस्वीरों में आप जिसे देख रहे हैं उसका नाम है लैरी द कैट, जिसका रुतबा किसी मंत्री से कम नहीं है। ब्रिटेन जैसे लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण घर में लैरी ने वो रिकॉर्ड बनाया है जो कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर सका। 15 फरवरी को लैरी ने ब्रिटिश पीएम के घर में 15 साल पूरे कर लिए हैं। 2011 में लैरी द कैट को चूहों की समस्या को लेकर बैटरसी डॉग्स एंड कैट्स होम से गोद लिया गया था। उस वक्त लैरी की ब्रिटिश पीएम आवास में नियुक्ति
पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने की थी। जब पूर्व ब्रिटिश पीएम को 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जाना पड़ा, तब उन्होंने खुद बताया था कि आखिर वो लैरी से कितना प्यार करते हैं। अब देखिए पिछले 15 सालों में ये बिल्ली किन प्रधानमंत्रियों के साथ कितना वक्त बिता चुकी है। डेविड कैमरन 15 फरवरी 2011 से 13 जुलाई 2016 तक लगभग 5 वर्ष 5 महीने। थेरेसा मे 13 जुलाई 2016 से 24 जुलाई 2019 तक लगभग 3 वर्ष। बोरिस जॉनसन 24 जुलाई 2019 से 6 सितंबर 2022 तक लगभग 3 वर्ष 1 महीना। लिज ट्रस 6 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक केवल 49 दिन। ये सबसे छोटा कार्यकाल रहा। ऋषि सुनक 25 अक्टूबर 2022 से 5 जुलाई 2024 तक लगभग 1 वर्ष 8 महीने। कीर स्टारमर 5 जुलाई 2024 से 15 फरवरी 2026 लगभग 1 वर्ष 7 महीने। ये कार्यकाल अभी जारी है। लैरी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं। बड़ी हस्तियों के बीच लैरी के इधर उधर घूमती तस्वीरें चर्चा में रहती हैं। पीएम आवास में तैनात गार्ड्स को भी लैरी अच्छी तरह पहचानती है। गार्ड्स ही खुद लैरी के लिए घर का दरवाजा खोल देते हैं। मजेदार बात यह भी है कि जब जब ब्रिटेन में सियासी संकट गहराया, तब तब लैरी बेफिक्र अंदाज में दरवाजे के बाहर बैठी नजर आई। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अगर किसी की सबसे मजबूत पकड़ है तो वो है लैरी द कैट। यानी कितने सारे प्राइम मिनिस्टर आए, किसी ने भी लैरी द कैट से टिप नहीं ली लगता है टिकने की। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का दौरा किया है। उन्होंने पश्चिमी कमान के मुख्यालय पहुंचने से पहले एक्स पर अपनी यात्रा की जानकारी दी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ये महत्वपूर्ण कमान है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पश्चिमी कमान बहुत अहम भूमिका निभा चुका है। सीबीएसई ने 10वीं के लिए होने वाली 2 बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक पहली परीक्षा में शामिल होना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। जो छात्र पहली परीक्षा में पास होंगे वही दूसरी परीक्षा में अंक सुधारने के लिए पेपर दे सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि कुछ छात्रों ने यह अनुरोध किया था कि वो किसी कारण से पहली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें केवल दूसरी परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के केस में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस दौरान दोनों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक आरोपियों को खुद पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी से पहले, शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि हो सकता है कि हम पुराने ख्यालात के हों, आपको सावधान रहना चाहिए। शादी से पहले किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शादी का झूठा वादा करके बलात्कार के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राजनीति लगातार जारी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पीएम को संबोधित करते हुए 5 सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के नाम पर वो भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते देख रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल को टैग करते हुए लिखा कि वो न ट्रेड जानते हैं और न ही टेक्नोलॉजी समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने 79वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और न्याय प्रणाली में सुधारों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ी है। नक्सलवाद भी 31 मार्च तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस मौके पर 368 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल का नया मुख्यालय और 857 करोड़ का नया सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। बंगाल में SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं पर चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का जरूरी एक्शन बताया। तो वहीं TMC ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में है। दिल्ली के लोग अगले महीने से चिड़ियाघर से एक जानवर को एक दिन के लिए गोद ले सकेंगे। छोटे जानवरों के लिए 500 रुपए से शुरू होकर बाघ के लिए 50,000 रुपए देने होंगे। वो इन जानवरों के साथ अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य खास मौके मना सकेंगे। जू के डायरेक्टर ने कहा है कि इस प्रस्ताव को महीने के आखिर तक मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद ये 1 मार्च से शुरू की जाएगी। चेक बाउंस केस में एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
साथ ही उनकी सजा भी सस्पेंड हो गई है। अदालत ने उनको पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई तक वो जेल से बाहर रह सकेंगे। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं।